Good morning, students. Today we are going to discuss about the second part of our discussion, Principles of Good Writing by H. Hill. So let's discuss. In this part, we are going to discuss about how we can improve our writing style. So let's discuss about it in detail. Most people are interested in the present. देखिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वर्तमान में ज़्यादा रुचि रखते हैं. Even when they read about the past or the future, it is latter's connection with the relevance to the present that particularly interests them. यहाँ तक कि जब वो किसी के बारे में भूतकाल में पढ़ते हैं, जब भविष्यकाल के बारे में पढ़ते हैं, तब भी वो उस चीज़ को जो है बेसिकली उसके पास्ट को उसके प्रेजेंट से लिंक करके पढ़ते हैं ताकि उन्हें इसमें रुचि लगे. यू शुड देयरफॉर चूज सब्जेक्ट ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट. इसलिए लिखते समय आपको जो भी सब्जेक्ट चूज करना है वो ऐसा करना है कि उसमें ज़्यादातर लोगों की रुचि हो. द लेटेस्ट फैशन इन सम पर्टिकुलर फील्ड, जैसे देखिए कोई आजकल फैशन चल रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसे अडॉप्ट किया जा रहा है तो आप उसके बारे में लिखिए. प्रॉब्लम विच वरी पीपल नाउ डेज एंड सो ऑन, या कुछ ऐसी मुश्किलें जो लोगों को आज के दिनों में ज़्यादा परेशान कर रही हैं या आने वाले भविष्य में परेशान करेंगे. You should write about Christmas when people are making preparation for this festival. आप क्रिसमस के बारे में लिख सकते हैं जबकि लोग जो है तैयारी कर रहे होते हैं इस त्योहार के लिए. एंड अबाउट समर हॉलीडेज व्हेन द समर इज अप्रोचिंग, या फिर आप गर्मियों की छुट्टियों के बारे में लिख सकते हैं जबकि आप देखते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं. सो एज मच एज पॉसिबल चूज सब्जेक्ट्स ऑफ विच यू हैव पर्सनल एक्सपीरियंस. तो इस तरह से जितना ज़्यादा संभव हो सके आप उस चीज़ के बारे में लिखिए जिसके बारे में आपका खुद का अपना अनुभव है. यू विल बी एबल टू राइट ऑन दीज मच मोर कन्विंसिंगली. तो इस तरह अगर ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में आप लिखेंगे जिसके बारे में आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंसिंगली उसे चीज़ को लिख पाएंगे. एंड विद ग्रेटर अथॉरिटी देन ऑन सब्जेक्ट्स अबाउट विच यू हैव ओनली सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन. या फिर कन्विंसिंगली या फिर पूरी अथॉरिटी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ आप उस सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं इन कंपैरिजन टू सब्जेक्ट्स विच यू ओनली हैव सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. मतलब मुकाबले उन सब्जेक्ट्स के जिनके बारे में आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है. तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास टॉपिक्स हैं उनके बारे में ही लिखें. सो प्रेजेंटेशन इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन गुड राइटिंग. तो चीज़ों को पेश करना जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है गुड राइटिंग में. सो योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड अरेस्ट द रीडर्स अटेंशन एंड शो हिम व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट एंड व्हाई. तो इस तरह जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो बेसिकली वो रीडर की टोटल अटेंशन जो है आप अपनी तरफ खींच सके और उसे दिखा सके शुरुआती पैराग्राफ में कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं और क्यों लिखने जा रहे हैं. If you are going to give the reader some information, tell him what subjects you are going to deal with. देखिए अगर आपने शुरुआत में ही कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है अपने पढ़ने वालों को तो आप उन्हें बताइए कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करने जा रहे हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, से व्हाट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़. तो देखिए आप किसी विषय के बारे में लिखने जा रहे हैं तो आप उस विषय के बारे में जो अपना आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट आप पेश कीजिए और उन्हें बताइए कि इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. सो देयर इज नॉट हार्म इन स्टार्टिंग द रीडर इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ बाय पुटिंग फॉरवर्ड ए न्यू एंड अपेरेंटली पैराडॉक्सिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक तो आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप रीडर को जो है पैराडॉक्सिकल पॉइंट ऑफ व्यू पेश कीजिए. जैसे देखिए अब मैंने कह देता हूँ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. तो इस तरह मैंने यूज़ किया तो एक तरह से रीडर का शुरुआत में ही इंटरेस्ट जो है बन जाएगा. या फिर जैसे लाइन यूज़ की जाती है व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन. तो ऐसी लाइंस का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि रीडर की जो पढ़ते समय है वो आपके सब्जेक्ट में रुचि बन जाए और उसे इंटरेस्टिंग लगे और वो उसे पढ़ता ही जाए. तो इस तरह से पैराडॉक्सिकल जब आप स्टेटमेंट देंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा. उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो उसे डिटेल में पढ़ेगा. तो इस तरह से प्रोवाइडिंग यू हैव कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू सपोर्ट इन इट द रेस्ट ऑफ व्हाट यू राइट. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास कन्विंसिंग आर्गुमेंट होने चाहिए जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं ताकि जो पढ़ने वाला है उसकी अटेंशन उसी तरह से बरकरार रहे जब वो बाकी जो रेस्ट ऑफ व्हाट यू राइट जो आपने लिखेंगे
तो उसमें भी उसका ध्यान बराबर बना रहे और उसे लगे कि हाँ जी ये वर्क जो है बहुत ही बेहतर किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो है अरेस्ट करे रीडर की अटेंशन, और सेकेंडली उसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि किस सब्जेक्ट से आप डील करने जा रहे हैं और क्यों डील करने जा रहे हैं। तो इसको और ज़्यादा हाई लेवल पर लेके जाने के लिए आप इसमें पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसकी रुचि जो है आपके सब्जेक्ट में क्रिएट हो जाए। So the main body of your piece of writing should collect together and present the ideas promised in the first paragraph or give good argument to support the view put forward there. तो उसके बाद जो आपकी मेन बॉडी आएगी जो आपकी राइटिंग की है, उसमें आपने जो आर्गुमेंट आपने पेश करने हैं वो कलेक्टिवली मतलब साफ तौर पर और सीधे तौर पर प्रेजेंट करने हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में जो रीडर है उसकी अटेंशन क्रिएट कर दिया। अब जो प्रॉमिस किया गया है जो फर्स्ट पैराग्राफ में, उसे आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जो मेन बॉडी है उसमें जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं वो एक कलेक्टिवली होने चाहिए, मतलब सीधे तौर पर लिखे गए होने चाहिए और एक ही जगह पर पेश किए गए होने चाहिए। ऐसे बिखराव नहीं होना चाहिए आपके विचारों का, या फिर आप जो है इस तरह से आर्गुमेंट आपने पेश किए हों जो भी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया है तो उससे रिलेटेड। सो यू शुड कम टू द पॉइंट एट वंस, से व्हाट यू प्रॉमिस टू से। डायरेक्टली कोई इसमें हम जो है भूमिका नहीं बांधेंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे कि जो आपने प्रॉमिस किया था कहने के लिए। अवॉइडिंग इररेलेवेंट मटेरियल एंड देन फिनिश। तो इसमें इररेलेवेंट मटेरियल जो है जो आपके सब्जेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ऐसे ही पैराग्राफ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डायरेक्ट वे में लिखिए, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड कीजिए, मटेरियल है वही प्रोवाइड कीजिए और इस तरह से अपने पैराग्राफ को ख़त्म कीजिए। In the end, your last paragraph or sentence should bring what you have written to a neat, satisfying end. जो आपका अंतिम पैराग्राफ हो और जो सेंटेंस हो वो एक तरह से सारा जो है सम अप कर दे, और वो भी बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में और वो भी एक संतुष्टि भरे लफ्ज़ों में, लीविंग द रीडर विद ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू हैव बीन सेइंग। एक तरह से रीडर को क्लियर आइडिया हो जाए कि आप उसे क्या कहना चाहते हैं, या वो ये समझ जाए कि इस पैराग्राफ के थ्रू लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है। To write interestingly, you must yourself be intensely interested in what you are writing, and you must convey this feeling of eagerness to your readers. You must also believe intensely in what you are writing and convince your readers of your honesty. तो देखने वाली बात यह है कि अगर आप इंटरेस्टिंगली लिखना चाहते हैं तो पहली बात तो खास ये है कि जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं आप उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी अपनी रुचि जो है गहरी रुचि होनी चाहिए। और ये जो गहरी रुचि है और ये जो गहरी रुचि की जो भावनाएं हैं, ठीक है, वो रीडर तक भी पहुंचनी चाहिए। तो यू मस्ट आल्सो बिलीव इंटेंसली इन व्हाट यू आर राइटिंग। तो इस तरह से आपका विश्वास भी होना चाहिए, जो चीज़ आप पेश करने जा रहे हैं, जो लिखने जा रहे हैं, उसमें आपका जो है कठोर विश्वास भी होना चाहिए, ताकि रीडर जो है वो कन्विंस हो सके, उन्हें पक्का यकीन हो सके आपकी ईमानदारी का, कि लेखक की ये अपनी खुद की भावनाएं हैं जो वो हमें पेश करने जा रहा है, जहाँ उसने जो हमें इस पैराग्राफ में पेश की हैं। यू कैन नॉट अराउज देयर इंटरेस्ट एंड सिंपैथी अनलेस दे फील दैट यू आर इंटरेस्टेड। क्योंकि सीधी सी बात है, आप जो पढ़ने वाला है उसकी रुचि और उसकी दया प्राप्त नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उसे ऐसा फील ना हो कि आप खुद भी इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, एंड दैट यू फील स्ट्रांगली अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। और सेकेंडली बात ये है कि उसे ये भी महसूस होना चाहिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं या कह रहे हैं उसमें आपका पूर्ण रूप से विश्वास भी होना चाहिए। तो इसलिए अगर राइटिंग का आप लिखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वे में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें आपका भी विश्वास होना चाहिए और एक ट्रुथनेस होनी चाहिए, उसमें एक सच्चाई, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ताकि जो है रीडर की जो इंटरेस्ट है उसमें बना रहे, और सेकेंडली रीडर जो है आपके व्यू से जो है एग्री भी कर सके। डू नॉट however force upon the reader those of your own private problem which few, if any other people share, people are very interested in problem which they do face or which they may easily have to face in the near future, but they do not want to read the personal complaining and protest of someone whom they consider a crank or whom they suspect of being mentally unbalanced. तो देखिए, डू नॉट however force upon the reader those of your own private problem which few,
देखिए सीधी सी बात है कि आपने जो पढ़ने वाला है उस पर अपने जो प्राइवेट विचार हैं, जो अपने खुद के विचार हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जो है लागू करने की कोशिश नहीं करवानी है। तो इफ़ एनी अदर पर्सन शेयर पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम विच दे टू फेस और विच दे मे इजीली हैव टू फेस इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि लोग ज़्यादातर उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो वो प्रॉब्लम हो जो कि उन्होंने खुद फेस की हो या फिर वो नियर फ्यूचर में उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन चीज़ों में तो लोग जो है अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम ही उन पर लागू करेंगे, ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे, तो वो उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, वो वहीं उसे छोड़ देंगे। So, but they do not want to read the personal complaining and protest of someone whom they consider a crank and whom they suspect of being mentally unbalanced. सीधी सी बात है, वो अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो उनकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उन पर आप जाकर टच करते हैं तो वो उन्हें पढ़ेंगे। सेकेंडली, जो फ्यूचर में डील होने वाली प्रॉब्लम है उन्हें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को कभी नहीं पढ़ेंगे जहाँ पर आप पर्सनल कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं किसी चीज़ की, जहाँ कोई प्रोटेस्ट है उसके बारे में लिख रहे हैं और लोगों को पता है कि ये प्रोटेस्ट है, ये धोखा था, एक दिखावा था, और या फिर उन्हें शक हो कि ये जो कुछ भी लिखा गया है ये मेंटली अनबैलेंस्ड है, ये दिमागी तौर पर एक स्वस्थ दिमाग द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि आपने उन प्रॉब्लम को ही टच करना है जो कि आम लोगों की मुश्किलें हैं या उनकी ज़िंदगी से जो वो चीज़ें रिलेट करती हैं। डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इम्प्रेशन, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। अपना इंप्रेशन आपने थोपने की कोशिश नहीं करनी है, अपने बारे में आप लिखते समय भूल जाएं। थिंक ओनली ऑफ द रीडर, लिखते समय सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पढ़ने वाला कौन है। राइट नेचुरली, अवॉइडिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो अगर आप कैसे कह सकते हैं कि अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो आप अंदर से फील करते हैं उसके बारे में आपने अवॉइड करना है उन चीज़ों को लिखने के बारे में। If you have something interesting to write about and can express it clearly, simply and with the human touch, it is sure to appeal to some classes of readers. देखिए अगर आप लिखते हैं इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है, आपको लिखना आता है और आप लिखते हैं और वो भी बिल्कुल साफ तरीके से, सीधे तरीके से, और वो चीज़ें लिखते हैं जिनमें कि एक ह्यूमन टच है जो कि इंसान को अपील करती हैं, तो ये तो पक्का ही है कि ये जो सम क्लासेस ऑफ रीडर्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले की अलग अलग क्लासेज हैं, तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ अपील करेगी। बट इफ़ यू डेलिबरेटली ट्राई टू कॉपी ए स्टाइल विच इज़ नॉट योर ओन, दिस विल क्विकली बिकम ऑब्वियस टू द रीडर्स। तो अगर आप जैसे जानबूझकर किसी के स्टाइल को कॉपी करते हैं कि हाँ जी वो ऐसे लिखता है तो मैं भी ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, तो जो आपका पढ़ने वाला है वो बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाएगा। ही विल फील दैट यू आर नॉट सिंसियर, तो उसे महसूस होगा कि आप सिंसियर नहीं हैं अपने काम को लेकर, यू आर जस्ट इमिटेटिंग द वर्क्स ऑफ अदर्स एंड ही विल नॉट गो ऑन रीडिंग व्हाट यू हैव रिटन। तो इस तरह से अगर उसके अंदर ये भावना आ गई तो वो आपकी राइटिंग को पढ़ेगा नहीं, वट एवर यू हैव रिटन, चाहे आपने कुछ भी लिखा हो। सो एज यू रीड मोर एंड मोर वर्क्स रिटन इन ए पर्टिकुलर स्टाइल, योर ओन विल ग्रेजुअली चेंज। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते आपने एक पर्टिकुलर राइटर को पढ़ रहे हैं या स्टाइल को पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली है कि वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। बट दिस विल बी ए नेचुरल प्रोसेस, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होगा, उसमें आपकी अपनी थिंकिंग होगी, हालांकि तौर तरीके जरूर आपने उस राइटर के वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका लिखने का अपना स्टाइल होगा। एंड योर न्यू स्टाइल विल बी योर्स, जैसे मैंने कहा कि आपका नया स्टाइल अपना होगा, बिकॉज इट कम्स अप फ्रॉम योर अनकॉन्शियस सेल्फ। क्योंकि ये चीज़ें आपने कॉन्शियसली नहीं की हैं, जानबूझकर नहीं की हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो ये नेचुरल वे में आपके अंदर आ गई हैं, तो आप जब लिखते हैं तो अनकॉन्शियसली ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं। सो अनलाइक ए स्टाइल विच यू आर डेलिबरेटली कॉपिंग, तो ये बिल्कुल उस चीज़ से उल्ट होगा जहाँ पर आप जानबूझकर किसी को कॉपी कर रहे हैं, किसी के स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है, एक नेचुरल वे में होगा, तो आपके अनकॉन्शियस वे से आप लिखेंगे तो वो आपका ही स्टाइल माना जाएगा। तो इस तरह से हम जब कुछ भी लिखते हैं तो हमारे ध्यान में हमें सिर्फ अपने रीडर को रखना है, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो रीडर की तरफ होनी चाहिए, तो हमें किसी का स्टाइल जो है वो जानबूझकर कॉपी करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट कल्टिवेट विविड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर अंतर्गनी जो है भावनाएं ना लेकर हैं। इफ़ यू ट्रेन योर सेल्फ टू सी एंड हेयर थिंग्स कीनली रिस्पॉन्सिवली एज एन आर्टिस्ट और ए म्यूजिशियन डज, जिस तरह से एक म्यूजिशियन है, जहाँ एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो आसपास के एटमॉस्फेयर में देखता है, वहाँ से इंस्पिरेशन लेता है,
तो इसी तरह से आपको भी अपने दिमाग को इसी तरह से ट्रेन करना चाहिए कि आप देख सकें, आसपास की चीज़ों को सुन सकें, जो आपको रोचक लगें, आप उसके बारे में ही लिखिए। तो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब देम विविडली येट विदाउट आर्टिफिशियलिटी। तो इस तरह से आप जो कुछ भी लिखेंगे उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, विविड तरीके से, अलग-अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे और इसमें कोई जो है आर्टिफिशियलिटी भी नहीं होगी। I hope you understand. So it completes our second part of this essay discussion. Thank you, students.